हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर अपने चैनल संघर्ष द स्ट्रगल पर। तो चलिए हमारा जो ये एक नया सीरीज़ था इतिहास का हिंदी माध्यम में 10वीं का जो इतिहास है उसका ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज इसमें पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो यानी कि एक नेशन का जो राष्ट्र का जो एक नया यूरोप में जो राष्ट्रवाद या राष्ट्र की एक नई अवधारणा जो जन्म ले रही थी, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। और उस पर जो फ्रांसीसी क्रांति पर उसका क्या असर रहा, फ्रांसीसी क्रांति का उससे क्या संबंध रहा और उससे कैसे रिलेटेड है, इस पर हम लोग आज चलिए इसको डिस्कस करेंगे। तो यदि हम इतिहास में देखें, इतिहास थोड़ा पीछे जाकर देखें, तो आधुनिक जो राष्ट्रवाद है, जो नेशनलिज्म की जो ये आज की जो अवधारणा है, जहाँ हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो ये इस राष्ट्रवाद का जो स्पष्ट अभिव्यक्ति पहली बार जहाँ तक 1889 में फ्रांस की क्रांति के साथ हुई। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फ्रांस 1889 के पहले या 89 तक फ्रांस एक ऐसा राज्य था जहाँ पर एक पूरे भूभाग पर एक राजा का एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति, जब फ्रांस की क्रांति हुई, तो उसके बाद जो यहाँ की जो सत्ता है, यहाँ की राज करने की जो ताकत है, वो जनता के हाथ में दे दी, जनता के यानी या जनसमूह के हाथों में दे दी। और ये राजतंत्र से एक राजतंत्र से गणतंत्र में या जनतंत्र में बदल गया। यहाँ की जो जिसको बोलते हैं संप्रभुता, जिसको कह सकते हैं, जो कि परम सत्ता, जो एब्सोल्यूट पावर जो था यहाँ का, उसको फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में चला गया। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। यानी कि इस क्रांति का जो मूल जो निकल कर बाहर आया कि अब राष्ट्र का गठन, किसी राष्ट्र या राज्य का गठन किसी राजा के द्वारा नहीं, वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाएगा। और इसकी नियति वही तय करेंगे, नीति और नियति यही तय करेंगे। तो ये प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों को सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई। शुरू से ही वो एक फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस में जो रहने वाले थे, फ्रेंच भाषी थे या फिर फ्रेंच मूल के जो लोग थे, उनके बीच एक भाईचारे की भावना और भाषा को लेकर, कल्चर को लेकर इसको पैदा की। और वहाँ पर एक पितृभूमि, जैसे हम लोग मातृभूमि की बात करते हैं, तो उन्होंने जैसे कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने पितृभूमि और स्वतंत्रता का एक कॉन्सेप्ट लेके आया। यानी कि जो ज़मीन था वहाँ का फ्रांस का, उसको पितृभूमि की संज्ञा दी और फादरलैंड या फिर इसको बोलते ला पार्टी है, और एक नागरिकता की, सिटीजन की जैसे विचारों को जन्म दिया। और इन सब चीज़ों को, जैसा कि हम लोग पहले, और एक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को एक देवी के रूप में, एक स्त्री के रूप में इसकी पहचान की, और ज़मीन को एक पितृभूमि के रूप में बल दिया, इस पर बात किया। नागरिक जैसे विचारों से एक संयुक्त विचार पर बल दिया गया कि इसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है। नागरिक एक ऐसा वर्ग था किसी देश में रहने वाला, जिसे एक संविधान द्वारा दिया गया कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। अतः एक नया फ्रांसीसी, अब इसके द्वारा एक नया फ्रांसीसी झंडा, जिसको कि एक 3 रंगों का झंडा, तिरंगा झंडा अपनाया गया। इससे पहले जो फ्रांस का जो नया, जिससे पहले के जो फ्रांसीसी झंडा, जो राजध्वज था, उसको हटाकर, और जो स्टेट जनरल था, वहाँ की जो राजा की जो असेंबली थी, उसे हटाकर अब वहाँ पर एक नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने वाला था। अब इसका नाम नागरिक नेशनल असेंबली कर दिया गया, जिसके सदस्यों के चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था, या फिर एक सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाता था। समूह, एक इलेक्टोरल कॉलेज की स्थापना बनाया गया। यानी कि जैसे कि सक्रिय जो नागरिक थे, उनका एक समूह था, वो वहाँ के असेंबली के जो मेंबर थे वो चुने जाते थे उनके द्वारा, और उन्हीं में से और उनके द्वारा चुने जाते थे। अब यानी कि एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया था कि जब जो राज्य था, राज्य जनता का और जनता के लिए, जैसी कॉन्सेप्ट एक सामने आज उभर कर आ रही थी। अब इसमें हुआ कि नई स्तुतियों की रचना की गई, नई शपथ ली गई, नई तरह से शहीदों का गुणगान किया गया। फ्रांस अब यहाँ था कि एक राज्य करने का के लिए जो इथिक्स था, जो मतलब बोलते हैं ना कि एक नैतिकता में भी बदलाव आया। अब यहाँ पर जो पुराने पारंपरिक ढंग से जो शासन किया जाता था और जो भी कथाएं प्रचलित थी, उनके जगह पर एक नई प्रगतिशील विचारधारा आई सामने, और शपथ लेने की प्रक्रिया वगैरह का बदलाव आया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। अब पूरे फ्रांस में, जहाँ पर कि छोटे छोटे रियासतों में या फिर सामंतों के अधीन था, उसे एक वहाँ पर सबको जोड़कर एक पूरे भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान केंद्रीय व्यवस्था बनाई गई, जिसके तहत समान कानून बनाए गए, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, और तथा भार नाप तौल की जो एक समान व्यवस्था की गई। क्षेत्रीय बोलियों को संसाधित कर
जैसे आज यदि हम देखें तो भारत में आज लगभग हमारे पास 6,000 के आसपास भाषा और बोलियां हैं, लेकिन वहाँ पर वो फ्रांस चूँकि बहुत छोटा था, उसमें बहुत सारी भाषाएँ बोलियाँ थी, लगभग 20-25 के आसपास रही होंगी मेरे साथ, या फिर कुछ होगा, देखेंगे इसको यदि मिलेगा आगे इसको क्लियर कर दिया जाएगा। जब उनको एक छोटी छोटी सबको हतोत्साहित कर एक एक फ्रेंच जो वहाँ की जो भाषा थी उसको प्रोत्साहित दिया गया, क्षेत्रीय बोली उत्साहित किया गया, और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की भाषा बन गई, एक राष्ट्रीय भाषा का रूप दिया गया जिसे जो कि फ्रेंच थी। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य अब लक्ष्य था। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। अब वो एक नए एक विचार के साथ चले कि नहीं, जब चूँकि हम एक राष्ट्र बन चुके हैं, हम स्वतंत्र नागरिक हैं, तो अब क्यों नहीं यूरोप के सभी लोगों को जो निरंकुश शासक हैं उनसे मुक्त कराया जाए, और वहाँ भी एक राष्ट्रवाद की भावना विकसित की जाए और लोगों को राष्ट्र के बारे में बताया जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो फ्रांस जो है यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों को गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्र शिक्षित वर्गों ने जैकोबियन क्लबों की स्थापना करने लगे। जैकोबियन क्लब ये नेपोलियन के द्वारा स्थापित किया जाता था, ये किया जाने वाला एक क्लब था जिसमें लोग आधुनिक विचारों पर बातचीत करते थे, उस पर डिस्कस किया करते थे, काफ़ी प्रगतिशील विचारों पर बातचीत की जाती थी, और ये धीरे धीरे काफ़ी ताकतवर होने लगा। जैकोबियन क्लबों की स्थापना करने लगे तथा उनकी गतिविधियों और अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। अब होता कि वो चूँकि अब वहाँ आइडियोलॉजिकली पूरी तरह से तैयार थे, अब फ्रांस की जो सेनाएं आ रही थी तो उनके लिए एक रास्ता तैयार कर दिया गया। जब वो सीधे अब के रास्ता तैयार किया 1790 में के दशक में जब हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी, तो जब सेनाएं 1790 में इन इलाकों में सेनाएं घुसी, तो यहाँ पर इनके लिए पहले से रास्ता बना हुआ था, क्योंकि वहाँ पर लोगों को पब्लिक का काफ़ी सपोर्ट मिला होगा इसमें। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। अब एक तो क्रांतिकारी युद्ध होने, अब यहाँ एक तरह से जो राजा था, जो वहाँ का निरंकुश शासक थे, उनके सामने दो समस्याएं खड़ी हुई। एक तो फ्रांस की शक्तिशाली सेना थी, और दूसरे अपने ही देश में जो क्रांतिकारियों का गुट तैयार हो रहा था वो भी उनका, और ये दोनों मिलकर एक काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल, अब ये हुआ कि नेपोलियन को आगे जीतने में काफ़ी सहूलियत होने लगी, इसकी सेना काफ़ी आसानी से आगे बढ़ने लगी और अपना कब्जा जमाने लगी। ऐसे नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जो फ्रांस में पहले ही प्रारंभ हो चुका था। जैसे कि वहाँ स्वतंत्रता की बात थी या फिर नागरिक अधिकारों की बात थी। इस तरह को जो है वहाँ पर जो सुधार, क्योंकि इनके बारे में वो पहले से जान रहे थे, इन्हें पढ़ चुके थे अखबारों में या फिर उन तक खबरें पहुँच चुकी थी। अब इसलिए अब वो एक कि अब वहाँ भी इसकी शुरुआत की गई। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर, जैसे फ्रांस में अब चूँकि फ्रांस नेपोलियन के आने के पहले भी एक फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति जो हुई नेपोलियन के आने के पहले हुई, लेकिन नेपोलियन ने, और वहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई थी जो कि एक लगभग कुलीन तंत्र था। लेकिन नेपोलियन ने उस कुलीन तंत्र को समाप्त कर दिया, जहाँ पर कि जैसे कि आप यदि नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन वहाँ एक मोची का बेटा था, और ऐसी स्थिति में वहाँ पर उनके लिए सत्ता पर काबिज होना मुश्किल था। और जब वो सत्ता पर काबिज बने तो उसके बाद उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि कोई भी सत्ता में कोई भी आ सकता है, और उसमें कुलीन व्यवस्था को ख़त्म किया और एक राजतंत्र व्यवस्था लागू कर दी वहाँ, और नागरिकों को समान अधिकारों की बात की जैसे किया था। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था तर्क संगत और कुशल बन सके। 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, 1804 में उन्होंने एक नागरिक संहिता बनाया जिसको नेपोलियन संहिता कहते हैं, कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। यानी जन्म के आधार पर जो भी विशेषाधिकार या फिर जो अयोग्यताएँ थोपी गई थी उसे समाप्त कर दिया गया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। अब फ्रांस के नियंत्रण में जितने भी क्षेत्र थे यूरोप के, अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ये उस समय का जो ये फ्रांस का जो प्रांत है, आप ये यहाँ पर देखें इसको, आज के फ्रांस के बराबर ही है। लेकिन उसके बाद इधर उत्तर में नीदरलैंड है, फिर इधर पूरब में स्विट्ज़रलैंड है, और यहाँ पर कॉर्सिका, सिर्डिनिया वगैरह है ये इधर। और इटली के जो क्षेत्र है यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे राज्य, इधर स्पेन है। और अब इन्हीं क्षेत्रों में चारों ओर से नेपोलियन की सेना जा रही है, और एक राष्ट्रवाद का विचार के साथ। अब
कानून के समक्ष बराबरी संपत्ति, अब उसने क्या किया, नए जो लगाया उसमें विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया, किसानों, कारीगरों और श्रेणी के संघों को नियंत्रण को हटा दिया गया। क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा था कि इससे पहले जब किसान थे और किसान के ऊपर जमींदार और जमींदार के ऊपर राजा और राजा के ऊपर चर्च, ये सारे व्यवस्था थी। और जो सबसे निचले स्तर पर जो कृषि मजदूर या दास थे, ये सारी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया और एक नागरिकता की भावना को लाया गया। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों को नियंत्रणों को हटा दिया गया। शहरों में भी जो कारीगरों के जो श्रेणी संघों का जो नियंत्रण था, इन सब से काम, जैसे कामगारों का श्रेणी होता था, संघ होता था, और वहाँ के उनके सदस्यों पर उनका एक काफ़ी मजबूत नियंत्रण होता था। वो कहाँ काम करेंगे, उनकी मजदूरी वगैरह ये सब चीज़ कैसे करेंगे वो, मतलब वहाँ पर भी जैसे भारत में देख सकते हैं कि काम को एक व्यक्ति कहाँ मोची के घर में जन्मा तो वो मोची का ही काम करेगा, आगे उसको किसी और तरह दूसरा काम अपनाने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन इन सारी चीज़ों को उन्होंने ये ख़त्म कर दिया। यातायात और संचार सेवाओं को सुधारा गया। किसानों और कारीगरों, मजदूरों को, उद्योगपतियों को नई आज़ादी मिली। अब एक सारे जब एक केंद्रीकृत व्यवस्था बनी, एक तरह का कानून बना, तो वो एक मतलब पूंजी या फिर अपने वस्तुओं का आदान प्रदान में काफ़ी सहूलियत होने लगी। उद्योगपतियों और ख़ासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक समझने लगे कि एक समान कानून मानक भार तथा नाप, एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु पूंजी का आवागमन सहूलियत होगी। ऐसा हुआ भी, लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएँ थी। अब क्योंकि फ्रांस में तो ये सारी व्यवस्थाएं सही थी, चल रही थी, लेकिन जो इलाका नेपोलियन ने जीता, देखिए चूँकि एक राष्ट्रवाद था और वहाँ एक राष्ट्रवाद की भावना को जैसे उन्होंने फ्रांस में एक प्रोत्साहित किया, फ्रेंच बोलने वाले। लेकिन अब जैसे ही सेनाएं बाहर निकलने लगी, कहीं जर्मन बोलते थे, कहीं पोलिश थे, फिर स्पेनिश वाले लोग थे, स्पेन वाले लोग थे, इनकी भाषा, संस्कृति, रहन सहन सब अलग अलग था। तो ऐसे में जब उन पर एक ख़ास संस्कृति या फिर सिस्टम थोपा जाने लगा ऊपर से, तो ये एक मिलीजुली प्रतिक्रिया आने लगी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ कई शहरों में, ब्रसेल्स और मिलान, वार्सो, फ्रांसीसी सेनाओं ने स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले की तरह स्वागत किया। पहले तो इनका स्वागत किया, लेकिन मगर ये शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। कारण था क्योंकि वो एक राष्ट्रवाद की भावना से आए थे और एक दूसरे राष्ट्र पर कब्जा कर रहे थे, और ऐसी कब्जे वाली स्थिति थी। तो ऐसे में ये राष्ट्रवाद कब साम्राज्यवाद में बदलने लगा, ये थोड़ा काफ़ी जल्दी साम्राज्यवाद में बदलने लगा। और वहाँ जो स्थानीय लोग थे उनकी एक कहें कि असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप, अब चूँकि वहाँ अब बस नेपोलियन की जो सेना थी उसको चारों ओर उसको युद्ध करना था, और वो अपने नागरिकों को पर ज़्यादा भार नहीं डालना चाहते थे, इसलिए जीते हुए क्षेत्रों में सेंसरशिप लागू किया, कर बढ़ा दिया, ये सारी चीज़ें, और सेना में जबरन भर्ती होने लगी। इन सारे परिवर्तनों ने वहाँ पर फ़ायदा से वहाँ जो है ना प्रशासनिक सुधारों ने नुकसान जो है फ़ायदों से कम नज़र आने लगा, और लोगों को एक इसमें एक नेपोलियन और फ्रांस के प्रति एक मतलब एक क्या कहें उसको, एक दुश्मनी जैसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। वहाँ पर एक उनके खिलाफ लाके खड़ा कर दिया, जो कि कल तक उनको जो लग रहा था कि ये एक फ्रांस की जो सेनाएं हैं आज हमारे लिए आज़ादी का तोहफा लेकर आई हैं, ये सब उनके लिए अब उतना आसान नहीं रह गया था फ्रांस की सेनाओं और उनके जो शासक थे उनके लिए। तो चलिए ये आज के लिए इतना ही। तो अब इसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं, तो बॉक्सेस इसको देखें, अरे इस खासकर इस मैप को ज़रूर देखें आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर, क्योंकि ये जो मैप देख रहे हैं आज का यदि यूरोप देखेंगे तो ये बिल्कुल वो नहीं है। आज का यूरोप में ये बहुत सारे, जैसे आप रूसी साम्राज्य देखें कहाँ तक है, यहाँ पर बहुत सारे देश हैं, जो ऑटोमन साम्राज्य, और आप मिला के देखिए कि फ्रांस कहाँ कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, ये सब आज के मैप से इसको तुलना कीजिए और थोड़ा इसको समझिए, और यदि कुछ समझने में दिक्कत हो तो बताइए। और चलिए फिर आज के लिए हमारा ये हो गया आज का एपिसोड इस पर। तो चलिए हम लोग एपिसोड में बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, और इसको हम लोग चूँकि इसको इंग्लिश मीडियम में इसको हम लोग डिस्कस कर चुके इंग्लिश वाला में चैप्टर में, तो अब इसको हम लोग नेक्स्ट हिंदी में इसको अभी करेंगे, इसको यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जुड़े रहिए हमारे साथ, और थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहाँ तक हो सके अधिक लोगों तक पहुँचाइए। तब तक के लिए